मेरा नाम अनिल है और आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कुछ साल पहले की बात है। मैंने राजस्थान के रायपुर शहर को अलविदा कहा था। घर की माली हालत ऐसी थी कि दूर महाराष्ट्र के बड़े शहर पुणे में एक फैक्ट्री में काम करने जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। वहां की चिलचिलाती गर्मी में मैं हर दिन 12 घंटे पसीना बहाता था, पर अच्छे पैसे मिल जाते थे जिससे हमारे घर की गरीबी दूर हो रही थी। उस दौरान मुझे वहां की एक स्थानीय लड़की प्रीति से प्यार हो गया। उसकी सादगी और उसकी प्यारी मराठी बोली ने मेरा दिल जीत लिया। हमने अपने अपने माता पिता को बताया और एक छोटे से शिव मंदिर में बड़ी सादगी से शादी कर ली। शादी के बाद हम उसी पुणे में किराए के मकान में रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। हमारी शादी के महज 6 महीने बाद ही फैक्ट्री में एक भयानक हादसा हो गया। मशीन में फंसकर मेरा सीधा हाथ बुरी तरह कट गया। मेरी एक टांग भी फ्रैक्चर हो गई और इस हादसे ने मुझे बिल्कुल लाचार कर दिया। वह मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। मैं अच्छे पैसे कमाकर अपने परिवार को भी भेजता था, पर अब मैं खुद अपाहिज हो गया था। चलने में दिक्कत होती थी और मैं एक तरह से लाचार था। अब घर का खर्च चलाने वाला कोई नहीं था। तब मेरी पत्नी प्रीति ने हिम्मत दी। उसने सुझाव दिया, क्यों न मैं घर पर शुद्ध बेड़े और लड्डू बनाऊं और आप हमारे घर की छोटी सी बैठक में बैठकर उन्हें बेचो। मुझे ये विचार अच्छा पसंद आया। मैंने अपने घर की बैठक में मिठाई बेचना शुरू कर दिया। प्रीति का सारा दिन घर में ही रहती और मैं बाहर बैठकर मिठाई बेचता था। मैंने अपनी पत्नी से साफ कहा था कि हमारी मिठाई में शुद्धता और ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी होगी, कोई मिलावट नहीं। लेकिन एक हफ्ता हो गया और मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। एक जानने वाला जो हमें मिठाई का सामान लाकर देता था वह भी परेशान था। हमारे पास छोटा सा फ्रीज था, पर मैं बासी मिठाई बेचना नहीं चाहता था। पर मेरी पत्नी ने सारी मिठाई ली और मोहल्ले के सारे बच्चों को बांट दी। मेरी पत्नी का नाम प्रीति था और वह खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ पुणे में रहने लगी थी। मेरे माता पिता ने कहा था कि वह हमें छोड़कर जयपुर हमारे साथ चले, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। हादसा होने के बाद मेरे माता पिता बार बार मुझे जयपुर वापस आने के लिए कहते थे, पर मैं वहां जाकर किसी पर बोझ बनना नहीं चाहता था। मेरे 2 भाई और 2 भाभियां थी। मैं नहीं चाहता था कि मुझे वो लाचार और बोझ समझे। मैं खुददार था, यहीं रहकर कुछ और काम करना चाहता था, लेकिन काम क्या करता। एक हाथ नहीं था और टांग में भी अभी फ्रैक्चर था। मैं बैठकर मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता है, पर एक हफ्ता हो गया था। हमें बची हुई मिठाई रोज मोहल्ले के बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मेरे जुड़े हुए पैसे भी मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। मैं परेशान था, पर प्रीति बहुत अच्छी है, वह मुझसे तसल्ली देती। इस बार सब ठीक कर देंगे। वह मुझसे वादा करती कि मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। फिर एक दिन उसने मुझे हल बताया। वह कहने लगी, आपकी जगह मैं दुकान पर बैठती हूँ। ये सुनकर मैं नाराज हो गया। मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी को कोई दूसरा आदमी देखे। तुम्हें दुकान पर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रीति ने समझाई, है हमारी दुकान नहीं, घर का ही कमरा है। मैं पर्दे में रहूंगी। अगर महिलाओं को पता चलेगा दुकान पर एक औरत बैठती है तो वे भी शुभ लाभ के लिए यहाँ मिठाई लेने आएंगी। उसकी बात में दम था। पुणे के हमारे मोहल्ले में औरतों को सामान लेने में बहुत दिक्कत होती थी। हालात को देखते हुए मैंने भारी मन से उसे अनुमति दे दी। हमें खबर मिली कि लखनऊ से प्रीति की बड़ी बहन कविता मेरी तबीयत देखने आ रही है। कविता कुछ देर अपनी बहन के पास बैठी, फिर मेरे पास आकर बात करने लगी। प्रीति ने उसे हमारे घर की मुश्किल हालत के बारे में सब बताया। जब प्रीति ने कविता को अपने दुकान पर बैठने के फैसले के बारे में बताया तो कविता को भी कोई ऐतराज नहीं हुआ। उसने कहा, पति के बुरे हालत में पत्नी ही काम आती है। अगर अनिल को अच्छा नहीं लगता तो तुम दोनों मिलकर कोई और हल निकाल लो। हमें कोई परेशानी नहीं है, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। कविता ने मुझे अच्छी तरह समझाया। फिर मैंने सोचा, चलो प्रीति को परमिशन दे देता हूँ। कविता को 2 दिन हमारे घर ठहर कर जाने लगी। जाते जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वह अगले महीने फिर से पुणे आएगी। मैंने प्रीति से पूछा, कोई निजी काम है? तो वह कहने लगी, नहीं, मेरी दीदी का देवर यहाँ काम करता है, इसलिए वह कभी कभी उनसे मिलने आती है और अब हमसे भी मिलने आ जाया करेगी। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं प्रीति को भी उसके मायके वालों से मिलवाने ले जा सकूं। अगले दिन मैंने एक दोस्त से मिठाई के सामान के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। प्रीति पड़ोस के कुछ घरों में गई और कहा कि मेरी मिठाई घर की बनी हुई और शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है। यह बात लोगों को पता नहीं थी। उसने कहा, हमें अपनी मिठाई की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी तो करनी ही होगी ना। वह वापिस आई और कहा, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज हमारी मिठाई बिक जाए। थोड़ी देर बाद प्रीति दुकान पर जाकर बैठ गई। एक कस्टमर महिला आई और लगभग 2 किलो मिठाई खरीद कर ले गई। मैं बैठे बैठे थक गया था और सिर दर्द के कारण मैं आराम करने के लिए कमरे में लेट गया। मैंने उससे कहा कि वह दुकान का ध्यान रखे। मुझे सोते हुए 3 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर दुकान पर गया। लंगड़ाते हुए मैंने सोचा, आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी।
प्रीति खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वह बोली। आज मैंने सारी मिठाई बेच दी है। उसने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मैं हैरान रह गया। इन 3 घंटों में मेरी दुकान खाली हो गई थी। मेरी पत्नी ने सारी मिठाई बेच दी थी और वह आज की बिक्री के पैसे लगभग 8,000 रुपये मुझे दे रही थी। मैं आधे पैसे उसे अगले दिन का सामान लाने के लिए दे दिए। अगले दिन से हर दिन ऐसे ही होने लगा। जब प्रीति दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती 2-3-4 घंटे में सारी मिठाई बिक जाती थी। मर्द और औरत दोनों ही मिठाई खरीदने आते थे। हमारी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर की हालत सुधरने लगी थी। प्रीति हर रात किचन में ज्यादा सामान लेकर पेड़े और लड्डू बनाती और उन्हें छोटे छोटे डिब्बों में पैक कर देती थी ताकि खुली मिठाई से बीमारी न फैले। लगभग 5 महीने गुजर चुके थे। मेरी टांग का फ्रैक्चर भी काफी हद तक ठीक हो चुका था। हर महीने मेरी साली कविता भी आती थी। वह हमारे काम से बहुत खुश थी। एक दिन कविता घर आई हुई थी। मैं अचानक उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि कविता अपनी बहन को एक छोटा सा कट्टा दे रही थी। मुझे देखकर कविता ने तुरंत उसे छुपा लिया। प्रीति घबरा गई। उसने मुझे बातों में उलझा लिया। कविता चुपचाप वह कट्टा उठाकर ऊपर स्टोर रूम में चली गई। मैंने पूछा, इस कट्टे में क्या है? प्रीति ने कहा, दीदी का कुछ निजी सामान है। मुझे शक हुआ। मैं जानता था कि वह मुझसे कुछ छुपा रही है। मेरी टांग की मजबूरी की वजह से मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, इसलिए मैं ऊपर नहीं जा सकता। जब कविता नीचे उतरी तो मैंने उनसे भी पूछा। उसने भी वही कहा कि वह निजी सामान है जो वह वापस लखनऊ जाकर ले जाएगी। बाद में वो दोनों मुझे बातों में उलझाकर उस कट्टे की बात बुलाने में सफल रही। रात को मुझे पता चला कि प्रीति 1 घंटे के बाद वापस जा रही है। उसके जाने के बाद मैंने प्रीति से पूछा, वह अपना निजी सामान लेकर क्यों नहीं गई? प्रीति ने कहा, शायद भूल गई, अगली बार ले जाएगी। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही कट्टे वाली बात घूम रही थी। मेरी पत्नी अपने मायके वालों से मदद न लेने के लिए तैयार थी। फिर भी कविता हर महीने लखनऊ से वह कट्टा क्यों लाती थी और क्यों मुझसे कोई मिठाई क्यों नहीं खरीदता था? पर प्रीति के बैठते ही सारी मिठाई बिक जाती थी। वह भी अपने चेहरे पर मस्त लगाती थी और शर्मीली थी, इसलिए उसकी खूबसूरती देखने कोई नहीं आता था। मुझे सच जानना ही था। मेरी टांग का फ्रैक्चर अब काफी ठीक हो गया था। अब मैं ठीक चल रहा था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। प्रीति ने कहा, ठीक है, आप चले जाओ। वैसे भी आज दिवाली है, कस्टमर ज्यादा आएंगे। मुझे घर की सजावट भी करनी है। मैं घर से बाहर निकल आया और बाजार से मैंने एक साड़ी खरीदी। मैं उस साड़ी पहनकर घूंघट डालकर एक औरत के वेश में अपनी दुकान पर मिठाई खरीदने जाना चाहता था। मैंने एक सुनसान जगह पर साड़ी पहन ली और अपना चेहरा अच्छी तरह से छुपा लिया। मैंने धीरे से अपनी पत्नी की दुकान पर आकर औरत जैसी आवाज में कहा, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। मैं जानना चाहता था कि कोई गड़बड़ है। मेरी पत्नी ने मिठाई पैक करके कहा, 1 किलो पेड़ा पैक कर दिया है। इसके अलावा वह शक्ति पाउडर कितना दूं? क्या? मैं चौंक गया। उसने मुझसे मिठाई के अलावा एक और चीज के बारे में पूछा। मैंने किसी तरह अपने चेहरे के भाव छुपाए। वही 1 किलो चाहिए या 2 किलो? उसने पूछा। मैंने घबरा कर कहा, वही 1 किलो दे दो। मैंने पैसे दे दिए और वापस आने लगा। प्रीति ने कहा, दोबारा वापस आना, यह चीज बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह शुद्ध माल है। मैं सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहां जाकर मैंने पैकेट खोला। मिठाई के डिब्बे में तो मिठाई ही थी, पर जब मैंने दूसरे वाला डिब्बा खोला तो उसमें 1 किलो सफेद बारीक शक्ति पाउडर मौजूद था। मेरा दोस्त हैरान रह गया। मैंने कहा, एक मामूली पाउडर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे दोस्त ने कहा, तुम पागल हो गए हो, यह मामूली पाउडर नहीं है, यह प्रतिबंधित नशीला पाउडर है जिसका यहाँ पर व्यापार कानूनी तौर पर बंद है। इसको पानी में मिलाकर पिया जाता है और इसका सेवन करने वाली औरतें इसका इस्तेमाल गर्भधारण करने के लिए भी करती हैं, रोकने के लिए भी करती हैं। यह चीज महाराष्ट्र में नहीं मिलती, यह सिर्फ दूसरे राज्यों में पाई जाती है और इसकी तस्करी होती है। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं समझ गया हमारी दुकान पर मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ क्यों रहती है। इसका मतलब था कि प्रीति और कविता मिलकर इस गैर कानूनी काम को अंजाम दे रही थी। कविता हर महीने लखनऊ से तस्करी करके यहाँ शक्ति पाउडर कट्टे में भरकर लाती थी और प्रीति मिठाई की आड़ में उसे बेचती थी। मिठाई के पैसे वह मुझे दे देती थी, लेकिन इस पाउडर के पैसे शायद यह अपने पास रखती थी। मेरा दोस्त कहने लगा, तुम्हें कुछ भी करके इस काम को तुरंत बंद करवाना होगा, यह संगीन जुर्म है। अगर पुलिस को पता चला तो वे हम तुम्हारे घर को सील कर देंगे और तुम दोनों को इतनी लंबी सजा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। मैं बहुत ईमानदार आदमी था और यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं फौरन घर गया और प्रीति से जाकर सवाल किया। वह चौंक गई। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि आज मैं भेष बदलकर तुम्हारी सच्चाई जान ली है। मेरी बात सुनकर प्रीति ने सब कुछ मान लिया। वह रोने लगी और कहने लगी कि जब हमारी मिठाई नहीं बिक रही थी तो रोज नुकसान हो रहा था, तो उसने किसी से सुना था कि यह शक्ति पाउडर यहाँ पर प्रतिबंधित है और पीने से नशा होता है और गर्भधारण भी रुक जाता है। उसने सोचा कि यहाँ के
लोगों के लिए सोने के भाव बिकेगा और हमें कुछ फायदा होगा। इसलिए उसने अपनी बहन कविता को लखनऊ फोन किया और उसे यह पाउडर भेजने को कहा। इसमें कौन सी बुरी बात है, वह कहने लगी। मैंने उसे डांटा और कहा, शर्म नहीं आती? हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं, गलत संगत में जा रहे हैं, यह गैर कानूनी काम है। मैं तुम्हें यह हरगिज नहीं करने दूंगा। अगर मेरे भाग्य में पैसा होगा तो मुझे ईमानदारी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसी गलत तरीके से नहीं। वह डर गई। उसने कहा कि घर में अभी भी बहुत सारा पाउडर मौजूद है। मैंने कहा कि वह उसे आग में जलाकर राख कर देंगे ताकि किसी को पता ना चले। मैंने उसे बताया कि इस तरह की चीज बेचनी सिर्फ सजा है और जमानत भी नहीं होगी। प्रीति बुरी तरह डर गई और उसने वह सारा शक्ति पाउडर जलाकर खत्म कर दिया। उसने अपनी बहन कविता को फोन करके मना कर दिया, वह कभी भी यह चीज न लाए। मेरी टांग का फ्रैक्चर काफी बेहतर हो गया था। मेरा एक हाथ नहीं था, पर मैं बैठ कर तो और चल तो सकता था। मैंने पुणे के स्कूल में एक चौकीदार की नौकरी करने के लिए सोचा, क्योंकि मेरी दोनों टांगे ठीक थी और मेरा एक हाथ भी ठीक था। अब मैं इस स्कूल में चौकीदार हूँ और मुझे वहाँ अच्छी सैलरी मिलती है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि मैं इस गैर कानूनी काम के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। यह कहानी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में ईमानदारी से बड़ा धन नहीं होता। जब हालात मुश्किल हों, सबसे मुश्किल हों और हर रास्ते बंद लगे, तब भी हमें धर्म और सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता की राह हमेशा साफ और सीधी नहीं होती, इसमें लोभ और लालच के कोई मोड़ आते हैं। मेरी पत्नी ने प्रीति ने भी गलत तरीका सिर्फ मेरी लाचारी देखकर अपनाया था, पर मैंने उसे समझाया कि गलत तरीके से कमाया गया धन कभी भी सुख और शांति नहीं देता। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि मेहनत और लगन कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही फैक्ट्री में मुझे बड़ा काम नहीं मिला, पर चौकीदारी का काम मेरी खुददारी को जिंदा रखता है। आत्म सम्मान किसी भी बड़ी दौलत से ज्यादा कीमती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखे। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करोगे तो ईश्वर भी आपको भूखा नहीं रहने देगा। अगर हम गलत रास्ते पर चलेंगे तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं देता। गलत रास्ते का पैसा तो 2 दिन का सुकून देता है और ईमानदारी का पैसा उम्र भर सुकून देता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। धन्यवाद।